हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल मृत्युंजय क्लासेस औरंगाबाद। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ढेर सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का ये वीडियो का सीरीज नंबर 4 है और इस वीडियो में और भी सटीक आंसर प्रोवाइड किए गए हैं सो डैट आपका आंसर राइटिंग बहुत बेस्ट हो सके एंड यू कैन गेट बेस्ट मार्क्स इन फिजिक्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 धन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं को प्रदर्शित करें। ठीक है, 2 धन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होते हैं वो आपको प्रदर्शित करना। ये 2 मार्क्स का काफी भी क्वेश्चन है जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा है कई बार। तो आइए देखिए, 2 धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, तो ये हो गया आपका 2 धन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। 2 धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगर इसको आप याद करना चाहें तो डायरेक्टली आप याद कर लीजिए कि ये इस तरह का बंध है, और नहीं तो अगर आप समझना चाहते हैं तो इस तरफ देखें। 2 धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कैसी होती हैं, कैसे बनाएंगे वो यहाँ समझिए आप लोग। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है बच्चे लोग कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई भी प्रति एकांक परिच्छन धन आवेश को अगर चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो जिस रास्ते से होकर वह चल सकता है उस रास्ते को ही क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा बोला जाता है। ठीक है, कोई भी अकेला धन आवेश को, अकेला सूक्ष्म धन आवेश को आप स्वतंत्र छोड़ देते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में तो जिस रास्ते से होकर के वह चल सकता है वह रास्ता ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। तो आइए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा हम बनाते हैं। मान लीजिए कि आप कोई धन आवेश को यहाँ पर रखे हैं जो प्रति एकांक परिच्छन धन आवेश है। तो बताइए, ये आवेश यहाँ पे रख दिए और इसको स्वतंत्र छोड़ दिए गति करने के लिए। तो कैसे ये गति करेगा, जिस रास्ते से ये गति करेगा वही इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाएगा। तो चलिए ये कैसे गति करेगा। तो देखिए, अगर ये सिर्फ आवेश ये रहता तो ये आवेश इस आवेश को सीधा धक्का देता एकदम बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में। लेकिन ये भी तो आवेश है, तो ये इधर धक्का दे रहा है और ये आवेश इसको इधर से धक्का देगा। ये इस पर इधर की तरफ धक्का दे रहा है और ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसका दिशा जो है ये सीधा ना हो करके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा। बात समझ गए। अब यहाँ पर कोई आवेश को हम रख कर देख लेते हैं। बताइए, अगर ये आवेश है तो इसको कैसे धक्का देगा, बिल्कुल सीधा धक्का देगा। लेकिन ये भी तो आवेश है, ये क्या करेगा, ये इस आवेश को इधर से बल लगाएगा और इसलिए इसका दिशा सीधा ना हो करके ये क्या हो जाएगा, हल्का ऐसे इस दिशा में तिरछा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार अब हम जान गए कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे हो सकते हैं, तो बाकी को इसी के आधार पे हम लोग को खींच देना है। ठीक है, ये अब जान गए कि इस तरह से, तो बाकी जो है आप ऐसे ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से कोई आवेश को आप यहाँ पर रख के देख लीजिए। तो अब बताओ, ये आवेश इस प्लस आवेश पे कैसे बल लगाएगा, सीधा डायरेक्शन में बल लगाएगा कि नहीं। लेकिन ये आवेश भी तो है, ये आवेश इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा और दोनों बल मिल करके ये दिशा क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। बात समझ गए ना, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगर यहाँ पर कोई आवेश को रख कर देखते हैं तो ये आवेश इस सूक्ष्म आवेश को कैसे धक्का देगा, बिल्कुल सीधा दिशा में धक्का देगा। केवल ये आवेश रहेगा तब, लेकिन ये भी तो आवेश मौजूद है ना। तो ये आवेश जब इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी दिशा सीधा न रह करके कैसा रह जाएगा,
तिरछा हो जाएगा। मतलब ये जो था ऐसे न जा करके कैसे जाएगा, तिरछा जाएगा, इस तरीके से जाएगा। अब ये डायग्राम हम जान गए, तो इसी के आधार पे आप बाकी भी बना सकते हैं। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। एक जब रेखा के बारे में पता चल जाएगा तो बाकी हम डायग्राम खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे हम लोग क्या कर देते हैं, चलिए अब और भी आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे कर दीजिए, 2-3 लाइन ऐसे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा दो धन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बात समझ गए, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो ऋण आवेशों के कारण, क्या पूछ रहा है अभी, दो ऋण आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ऋण आवेशों के कारण। याद रखिएगा जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया था दो धन आवेशों के कारण, ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए आपको सेकंड क्वेश्चन है आज का, दो ऋण आवेशों के कारण, दो ऋण आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं को प्रदर्शित करें। तो देखिए यहाँ पर दो ऋण आवेश है, ठीक है। तो ऋण आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा अगर आपको प्रदर्शित करना है तो बिल्कुल क्या होगा, डायग्राम जो है इसी तरीके का बनेगा। ऐसे डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरीके का डायग्राम। लेकिन इसमें एरो का साइन, जैसे पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में एरो का साइन ऐसे था, इस डायरेक्शन में था, ऐसे एरो का साइन था ना। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एरो का साइन ऐसे नहीं होगा, बस एरो के साइन को क्या कर देना है, अपोजिट, बाकी सारा चीज़ वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, ऐसे रह जाएगा। एरो का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगे। और भी आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से ऐसे आप कर लो। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे बना लीजिए, 2 और, इधर 2 और कर लीजिए, ये कर लीजिए ऐसे। तो ये हो जाएंगे आपके विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए आपको बनाना है यहाँ पे। तो चलिए इस चीज़ को आप डायरेक्टली क्या कर लो, या तो रट जाओ या फिर समझ जाओ। तो समझने के लिए आप यहाँ पर साइड में देख लीजिए, ये माइनस आवेश है, ये माइनस आवेश है, दो ऋण आवेश हो गए बच्चे लोग। और आपको कहना है क्या कि इसके चलते विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करना है। आप सभी को पता है ना कि विद्युत क्षेत्र रेखा आखिर होती क्या है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक परीक्षण आवेश को रख करके सिर्फ छोड़ दीजिए आप, जिस रास्ते से हो करके वह गति करेगा, वह घूमेगा, उसी रास्ते को ही हम क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो चलिए हम क्या किए, यहाँ पर एक आवेश को रख दिए। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो बताइए ये प्लस क्यू आवेश को ये माइनस क्यू आवेश कैसे खींचेगा। तो बिल्कुल आपका जवाब होगा कि बिल्कुल सीधा खींचेगा सर। तो ये बिल्कुल सीधा खींचेगा, अकेले रहेगा तब। लेकिन ये अकेले नहीं ना है, इसके साथ में एक और भी आवेश है, और ये जो माइनस आवेश होगा इसको भी अपने तरफ खींचेगा। तो खींचेगा तो इसकी जो दिशा, ये सीधे नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं ना, यही सिर्फ बल नहीं ना लग रहा है, एक और बल ये भी लग रहा है, और इस वजह से इसकी दिशा क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा। मतलब आएगा यहीं पे, ठीक है ना, क्योंकि ये आवेश इसके नजदीक है, इससे दूर है, आएगा यहीं पे, लेकिन ये घूमते हुए आएगा। क्यों घूमते हुए आएगा, क्योंकि इसके बल का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे न हो करके कैसे हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जान गए हम। तो अब जब जान गए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ढेर सारा लाइन खींच गए। जब एक डायग्राम हमें पता चल गया तो बाकी आप एरो ऐसे बना दो, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, इसमें ऐसे एंट्री होगा। अब यहाँ पर आवेश रख के देख लीजिए, प्रत्येक परीक्षण आवेश को मैंने रख के देखा। तो बताइए इस आवेश पर ये माइनस वाला आवेश कैसे बल लगाएगा। तो बिल्कुल सीधा दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। लेकिन बताइए कि ये माइनस आवेश है, वो भी तो इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जब ये माइनस आवेश इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इस पर एक और बल उस दिशा में लगेगा, और जब लगेगा तो ये बिल्कुल सीधा इस पे न जा करके ये ऐसे जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना, उसके तरफ मुड़ते हुए, और इसलिए इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। अब एक डायग्राम हम जान गए, तो इसलिए और भी ढेर सारा डायग्राम हम इसी के आधार पर बना सकते हैं। बात समझ में आ गया।
ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। सबका एरो का डायग्राम क्या होगा, इस तरह से होगा। फिर ऐसे भी कर लो, दो ऐसे भी खींच लो, मतलब जो भी आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे, जब एक का डायग्राम आप जानेंगे तो बाकी उसी के आधार पे आपको कर देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई प्लस आवेश यहाँ पे रहे तो बताइए ये प्लस इस माइनस को कैसे, ये प्लस आवेश जो है माइनस आवेश को द्वारा कैसे खींचा जाएगा, बिल्कुल सीधा खींचा जाएगा। लेकिन ये माइनस आवेश भी तो इसको अपने तरफ खींचेगा, तो खींचेगा ये अपने तरफ और ये खींच रहा है बिल्कुल सीधा, तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे होकर के मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना, तो इसलिए इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। अगर मान लेते हैं प्लस आवेश को आप यहाँ रख के देखो तो ये किस रास्ते से होकर गति करेगा, तो देख लो, अगर ये सिंगल आवेश यहाँ पे रहता, अकेला आवेश रहता तो इसको सीधा ऐसे आकर्षित करता, लेकिन ये भी तो माइनस आवेश इसको आकर्षित करेगा, तो ये बिल्कुल इस दिशा में आकर्षित कर रहा है और माइनस आवेश इस तरफ खींचेगा और इस वजह से इसकी दिशा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो चलिए अब हम जान गए, एक डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया कि क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए बाकी सारा डायग्राम हम लोग अपने से इसी के आधार पे बना लेते हैं। बात समझ गए ना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे ऐसे आप डायग्राम बना सकते हैं। जब एक डायग्राम बन ही गया तो उसी को देख करके बाकी सारा डायग्राम को हमको क्या करना है बच्चे लोग, बना लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा ये दोनों। तो चलिए क्वेश्चन जो है आप इसको नोट कर सकते हैं कैसा डायग्राम बनता है। तो याद रखिए, ये नहीं ऐसे, ये है, इसको मैंने यहाँ इसके बाद समझाया था और ये फिगर आप लोग को नोट कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है विभव प्रवणता किसे कहते हैं। जी बहुत अच्छा सा सवाल है बच्चे लोग, ये विभव प्रवणता जो है क्या होता है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है आपका विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता क्या है, तो चलिए विभव प्रवणता को हम लोग समझते हैं। तो आपको लिखना है विभव प्रवणता के बारे में कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहा जाता है, विभव प्रवणता कहा जाता है, ठीक है। चलिए विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, तो विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला होता है डेल भी बटा में, यानी आप ऐसे लिख सकते हो, विभव में परिवर्तन लिख दीजिए और बटा में क्या लिखेंगे, दूरी में परिवर्तन, क्या लिखेंगे, दूरी में परिवर्तन। यानी आप इसको फार्मूला लिख सकते हैं विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं विभव में परिवर्तन को डेल्टा भी से दिखा देते हैं और दूरी में परिवर्तन जो है उसको किससे दिखाइए, डेल्टा एक्स से दिखाइए। तो विभव प्रवणता का फार्मूला हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स, या इसी को आप बोल सकते हैं डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये विभव प्रवणता का फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। बात रही एसआई मात्रक का, तो एसआई यूनिट इसका क्या होता है बच्चे लोग, तो याद रखिए विभव प्रवणता का एसआई मात्रक, देखो डीवी बाई डीएक्स को बोलते हैं हम लोग विभव प्रवणता। अब बताओ ये क्या है, विभव है, नीचे क्या है, दूरी है, तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होगा और दूरी का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा। तो इसलिए इसका एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए एक बात आपको याद रखना है कि विभव प्रवणता जो है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि होता है। तो बच्चे लोग अगर आपसे ये पूछेगा कि विभव प्रवणता क्या है, तो बिल्कुल आप यही लैंग्वेज लिखेंगे कि विभव प्रवणता क्या चीज होता है, डिफाइन कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ये सटीक आंसर हुआ आपका। अब बात रही इसे समझने की, तो यहां पर मेरी बातों को सुनते रहिए। विभव प्रवणता क्या होता है, चलो तो आप लोग यहां पे गौर करने बच्चे लोग कि ये आपका एक प्लस आवेश है और इसके आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हमने यहां पे दिखाया है। अब एक बात बताइए कि जैसे जैसे अगर मान लिया जाए कि मैं यहां पर पॉइंट ए पर हूं अभी,
ठीक है। और ए पॉइंट से इस तरफ गति करते हुए, मतलब इस तरफ आगे बढ़ते हुए किसी पॉइंट में बी पर आना चाहता हूं, तो बताइए क्या ऐसे ए से बी तरफ आने पर विभव का मान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जैसे इस फिगर को मैं जूम करके इधर दिखा रहा हूं। देखो क्या कर रहा हूं, जैसे हम लोग पॉइंट ए पर थे। कहां थे हम लोग? पॉइंट ए पर थे, और ए से कहां आना चाहते हैं? पॉइंट बी पर आना चाहते हैं। तो एक बात बताइए, अगर ए पर का अगर विभव क्या हो? भी मान लीजिए, और ए यहाँ ए पॉइंट का विभव है भी। अब यहाँ से ए से बी हम आ रहे हैं, ए से बी आ रहे हैं, ए से कहाँ आ रहे हैं? बी आ रहे हैं, यहाँ पर विभव भी है। तो एक बात बताओ, यहाँ ए से बी के बीच की दूरी हम डेल एक्स मान लें, डेल्टा एक्स मान लें, ए से बी की दूरी कितना मान लें? डेल्टा एक्स मान लें। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। पॉइंट नोट कीजिए बाबू लोग, अगर हम किसी एक बिंदु पे हैं और उस बिंदु से जैसे जैसे दूसरे बिंदु को ओर जाइएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विभव के मान में भी परिवर्तन होगा। पॉइंट भी नोटेड। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ ये कि जैसे जैसे एक बिंदु ए से आप बी की तरफ चलते जाइएगा किसी विद्युत क्षेत्र में, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बिंदु पर, अलग अलग बिंदु पर विभव का मान भी बदलते जाएगा। तो मेरा कहने का सेंस ये हुआ कि अगर दूरी परिवर्तन हो रहा है तो विभव भी परिवर्तन होगा। मान लीजिए ए से हम बी बिंदु पे आए, बी से सी बिंदु पर आए, सी से डी बिंदु पर आए, और डी से ई बिंदु पे आए, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे विभव का मान भी क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर विभव का मान हर एक बिंदु पर, दूरी जैसे जैसे बदल रहा है विभव का मान भी बी सी डी ई सारे बिंदुओं पर अलग अलग होते जाएगा। तो वही बोला गया है, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। देखिए बाबू, मैं इसको क्लियरली समझा रहा हूँ, आप समझना। एक बड़ा सा विद्युत क्षेत्र है, ऐसा आप समझ लो, इमेजिन कर लो, और मैं क्या करता हूँ, ये बहुत बड़ा सा विद्युत क्षेत्र में ये पॉइंट ए पर हूँ, और ए से मैं कहाँ आ रहा हूँ? पॉइंट बी पर आ रहा हूँ। ए का विभव मान लेता हूँ भी है, और ये हम डेल्टा एक्स दूरी जब आगे गए तो विभव क्या हो जाएगा? विभव क्या हो जाएगा? इसके चलते बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर विभव क्या हो गया? भी प्लस डेल्टा भी। यहाँ पर विभव भी है, दूरी जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे विभव का मान बढ़ेगा। तो मान लिए कि यहाँ पर विभव का मान ये भी था, और यहाँ पर क्या होगा? बढ़ करके भी प्लस डेल भी हो गया। कितना दूरी आगे बढ़ने पर? डेल्टा एक्स दूरी आगे बढ़ने पर। तो वही समझाना चाह रहा हूं मैं कि डेल्टा एक्स दूरी बढ़ने पर विभव में भी कितना चेंजिंग हो गया? डेल्टा भी हो गया। इससे ये सिद्ध होता है कि दूरी परिवर्तित होने पर विभव के मान में भी परिवर्तन होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में जितना परिवर्तन होता है उसके दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। इसलिए विभव प्रवणता बराबर क्या हो गया? विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटा में क्या? बाई में दूरी में परिवर्तन। इसलिए विभव प्रवणता डेल वी बाई डेल एक्स हो गया। इसको आप डीवी से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि छोटा सा विभव में परिवर्तन को डीवी से हम लोग दिखाते हैं, छोटा सा विस्थापन या दूरी में परिवर्तन को dx से दिखाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा ही मात्रा क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर हो गया, जानते हैं। और ये याद रखेंगे बच्चा कि विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है। विभव अदिश राशि है, लेकिन विभव प्रवणता क्या होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करें, इसको जल्दी से नोट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो याद रखिएगा, विभव प्रवणता और विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध इस प्रकार होता है। आपको क्या लिखना है?
ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध कैसे होता है, इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। कैसा होता है तो देखो, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, माइनस dV/dx होता है। यानी विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, dV/dx के बराबर होता है, यहाँ पर माइनस साइन रहता है। यानी आप बोल सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस समय इरेज कर दे रहा हूं बच्चे लोग ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर के ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है, चलिए ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल ये आंसर लिखना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो देखिए मैं इसे समझा रहा हूँ कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो जो संबंध लिखना है वो आपको यही लिखना है कि ये E = -dV/dx। याद रखिए dV/dx को क्या बोलते हैं हम लोग, dV/dx को ही हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, dV/dx को विभव प्रवणता बोलते हैं। ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। तो आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं आप, गेस कीजिए, यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए क्या है कि विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। गौर से देखिए, ये क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र हुआ। तो विद्युत क्षेत्र किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर है। ठीक है ना, ऋणात्मक मान के बराबर है। इसलिए बोला गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E उस बिंदु पर के ऋणात्मक विभव प्रवणता, ऋणात्मक यह है विभव प्रवणता और माइनस लग गया तो ऋणात्मक विभव प्रवणता हो गया, तो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर, ये था अभी 4, और अब पढ़ाएंगे आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है, क्या संबंध है। ये क्वेश्चन है जो काफी पूछा जाता है। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध इस प्रकार होता है, संबंध इस प्रकार होता है। कैसा संबंध होता है, तो आइए देखिए। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में बच्चे लोग, हम लोग सभी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और क्यूब बाई में r²। सभी को पता है ये फार्मूला। तो ये होता है 1/4πε0 और इसको हम Q/R लिख सकते हैं और इनटू में 1/R कैसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि R × R r² ही हो जाएगा। अब ये चीज बच्चे लोग बता दो किसका फार्मूला है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये विभव का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, ये विभव का फार्मूला होता है। तो इसलिए E हो गया और यहाँ पर भी लिखेंगे, विभव के फार्मूला हो गया तो, और ये 1/R। तो इसलिए एक जो संबंध हुआ विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जो संबंध हुआ, क्या लिख सकते हैं, E = V/R, E = V/R लिख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए एक और संबंध आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार भी व्यक्त
कर सकते हैं। E = -dV/dx। ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया? विभव हो गया। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध को आप ये फार्मूला से भी नोट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि सर ये तो किसके बीच में संबंध होता है? विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच का संबंध है। लेकिन यही फार्मूला आप विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के लिए संबंध के बारे में भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख देना और ये भी लिख देना, दोनों बातें आप लिख देना जब क्वेश्चन रहेगा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड राइट दिस आंसर। अब चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैद्युतता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैद्युतता क्या है। परावैद्युतता क्या है, ठीक है, परावैद्युतता क्या है। तो याद रखिए, परावैद्युतता अगर पूछ दे तो आपको लिखना है किसी माध्यम का वह गुण जो उस माध्यम में रखे गए, जो उस माध्यम में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करता है, उसे परावैद्युतता कहते हैं। उसे परावैद्युतता कहते हैं। इसे विद्युतशीलता भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? विद्युतशीलता भी कहा जाता है। विद्युतशीलता भी कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आप पैराग्राफ चेंज करके यहां से आप लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से इसके दो प्रकार हैं? तो पहला प्रकार इसका लिखना है यथार्थ परावैद्युतता। कौन सा? यथार्थ परावैद्युतता। और दूसरा लिखना है आपेक्षिक परावैद्युतता। आपेक्षिक परावैद्युतता, आपेक्षिक परावैद्युतता, ठीक है। तो याद रखिएगा, यथार्थ परावैद्युतता क्या होता है कि किसी माध्यम का अपना ओरिजिनल मतलब वास्तविक परावैद्युतता को यथार्थ परावैद्युतता कहा जाता है। यथार्थ परावैद्युतता कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे अगर एप्सिलॉन लिखा जाए कहीं तो एप्सिलॉन का मतलब होता है, देखिए, परावैद्युतता को किससे सूचित किया जाता है? एप्सिलॉन से। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, परावैद्युतता को एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। परावैद्युतता को एप्सिलॉन से, ये क्या है? एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एप्सिलॉन ऐसे कर दीजिए, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो परावैद्युतता को एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है वो क्या होता है? किसी माध्यम का क्या होता है? यथार्थ परावैद्युतता होता है। यथार्थ परावैद्युतता होता है। मतलब अगर कोई माध्यम का यथार्थ परावैद्युतता दिखाना है तो एप्सिलॉन से दिखाइएगा, और अगर एप्सिलॉन नोट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये निर्वात का परावैद्युतता है। निर्वात भी बोल सकते हैं या हवा भी बोल सकते हैं, निर्वात या हवा का यथार्थ परावैद्युतता। चलिए मैं बात को समझाता हूं कि परावैद्युतता आखिर है क्या। देखिएगा, आप समझिएगा अच्छे से बच्चे लोग। परावैद्युतता क्या होता है? जैसे दो आवेशों को
किसी भी माध्यम में रख कर देखा गया, कोई भी माध्यम में रख कर देखा गया, तो ये पाया गया, हमारे वैज्ञानिकों ने ये पाया कि अगर दो आवेशों को निर्वात या हवा को छोड़कर अगर कोई भी दूसरा माध्यम में रखा जाता है तो उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, कम जाता है, कम जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अगर ये जो दो आवेश हैं, अगर दो आवेशों को क्या करते हैं हम लोग हवा में रखिए या फिर निर्वात में रखते हैं, ठीक है ना, दो आवेशों को हवा या निर्वात में रखते हैं और इनके बीच में बल का मान अच्छा लग रहा है, ठीक है, अधिक लग रहा है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों आवेशों को कोई दूसरा माध्यम में रख दें, ना वाटर में डुबा दीजिए या फिर आप किरोसिन में डुबा दीजिए, कोई भी अलग माध्यम में डाल देते हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला बल का जो मान होता है वो घट जा रहा है। वाह, ये तो अजीब चीज हो रहा है। जब यही दोनों आवेश किसी निर्वात में है या हवा में है तो बल का मान दोनों के बीच में अधिक है। अब यही दोनों आवेशों को किसी माध्यम में डाल दे रहे हैं तो उनके बीच लगने वाला बल का मान कम हो जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे? ठीक है, माध्यम में बदल नहीं, हवा में है तो ठीक है, और दूसरा किसी माध्यम में रख दे रहे हैं तो बल का मान बदल जा रहा है, घट जा रहा है। तो ये किसका गुण है, किसके वजह से हो रहा है? तो ये माध्यम के वजह से हो रहा है। माध्यम का एक ऐसा गुण है कि हवा या निर्वात के छोड़ करके अगर हम किसी दूसरे माध्यम में आवेश को रख रहे हैं तो उनके बीच में बल का मान कम हो जा रहा है। इसका मतलब माध्यम में कुछ ऐसा गुण है जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को कम कर दे रहा है। तो इसीलिए ये बोला गया है कि किसी माध्यम का वह गुण जो माध्यम में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करता है। अरे लगने वाले बल का विरोध करेगा तभी तो बल का मान कम हुआ। विरोध किया, दोनों आवेश के बीच में लगने वाले बल का विरोध किया तभी तो बल का मान कम हो जा रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि किसी माध्यम का वह गुण जो उस माध्यम में रखेगा दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करता है, उसी गुण को, उसी विरोध करने के गुण को परावैधुतता कहते हैं। इसे हम लोग विद्युतशीलता भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, विद्युतशीलता या परावैधुतता। कितना प्रकार के होते हैं बच्चे लोग? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है यथार्थ परावैधुतता और दूसरा क्या होता है? आपेक्षिक परावैधुतता। तो मैं बता रहा हूं कि यथार्थ परावैधुतता का मतलब होता है कोई भी माध्यम का अपना वास्तविक परावैधुतता, कोई भी माध्यम का अपना वास्तविक परावैधुतता। ठीक है, जैसे देखो किसी भी माध्यम का दो परावैधुतता होता है। जैसे जल का परावैधुतता अगर मैं बोलूं तो आपको समझना है जल के दो परावैधुतता होंगे, एक यथार्थ परावैधुतता और दूसरा आपेक्षिक परावैधुतता। ठीक है, किरोसिन के दो परावैधुतता हो जाएंगे, एक यथार्थ परावैधुतता और एक होगा आपेक्षिक परावैधुतता। कांच के दो परावैधुतता होंगे, एक यथार्थ परावैधुतता और एक आपेक्षिक परावैधुतता। तो उसी प्रकार से यहां पर बोला गया है यथार्थ परावैधुतता, मतलब कोई भी माध्यम का अपना जो ओरिजिनल परावैधुतता होगा, जो वास्तविक परावैधुतता होता है, उसी को क्या बोलते हैं? यथार्थ परावैधुतता। और यथार्थ परावैधुतता को हमको कैसे दिखाते हैं? एप्सिलॉन से दिखाते हैं। किसी भी माध्यम का यथार्थ परावैधुतता को एप्सिलॉन से दिखाया जाता है। और अगर कहीं एप्सिलॉन नोट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो हवा या फिर निर्वात का यथार्थ परावैधुतता है। बात समझ में आ गया? तो ठीक है, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपेक्षिक परावैधुतता क्या है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको परावैधुतता क्या है? तो याद रखिए आपेक्षिक परावैधुतता आपको अच्छे से तभी समझ में आता बच्चे लोग जब आपको परावैधुतता समझ में आ जाए। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन यही था कि परावैधुतता आप समझ जाए, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो चलिए, मेन क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपेक्षिक परावैधुतता आखिर होता क्या है। तो ये बात आप समझ गए, इसको नोट कर ले जल्दी से। और फिर मैं बता रहा हूं आपेक्षिक परावैधुतता। ठीक है, तो चलिए आपेक्षिक परावैधुतता के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए आपेक्षिक परावैधुतता, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो आपको लिखना है आपेक्षिक परावैधुतता आखिर क्या है। ठीक है, आपेक्षिक परावैधुतता क्या है,
समझ रहे हैं? आपको आंसर देना है कि किसी माध्यम का यथार्थ परावैधूतता, किसी माध्यम का यथार्थ परावैधूतता और निर्वात या हवा या निर्वात का यथार्थ परावैधूतता, ठीक है, दोनों के अनुपात को, किसी माध्यम का यथार्थ परावैधूतता और हवा या निर्वात का यथार्थ परावैधूतता के अनुपात को क्या कहना है? अनुपात को आपेक्षिक परावैधूतता कहना है, ठीक है ना? आपेक्षिक परावैधूतता कहते हैं, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? तो इसे एप्सिलॉन आर से, ठीक है। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, आर मतलब रिलेटिव मतलब अपेक्षिक हो जाता है ना, तो अपेक्षिक परावैधूतता हुआ, इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको फार्मूला यहाँ पे बताया, ठीक है, जो आपको डिफिनेशन बताया, उस डिफिनेशन के अनुसार, उस परिभाषा के अनुसार अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए क्या बोला गया, एप्सिलॉन आर बराबर किसी माध्यम का यथार्थ परावैधूतता। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि कोई भी माध्यम के यथार्थ परावैधूतता को एप्सिलॉन से दिखाया जाता है और हवा या निर्वात के यथार्थ परावैधूतता को एप्सिलॉन नोट से दिखाया जाता है। तो ये हो जाएगा क्या? किसी माध्यम का, मैं नहीं बता रहा हूँ फार्मूला, आप खुद से डिफिनेशन को आप देख लो बच्चे लोग, क्या बोल रहा है? किसी माध्यम का यथार्थ परावैधूतता यानी एप्सिलॉन और हवा या निर्वात का यथार्थ परावैधूतता यानी एप्सिलॉन नोट के अनुपात को, तो ये अनुपात ही है ना, अनुपात को आपेक्षिक परावैधूतता कहते हैं, ठीक है। अब बच्चे लोग बताइए क्या इसका एसआई मात्रक होगा? तो आप जानते हैं कि अनुपात का एसआई मात्रक नहीं होता है, तो लिखिएगा यह या इसका ऐसे लिख दो आप, यह मात्रकहीन होता है। क्या होता है? मात्रकहीन होता है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये बीमाहीन भी होता होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ये बीमाहीन भी होता है, बीमाहीन भी होता है, ठीक है। चलिए, अब बात में ये आपको आपेक्षिक परावैधूतता पूछेगा तो आपको इतनी सारी बात लिख देनी है, ठीक है। अब मैं विशेष कुछ आपेक्षिक परावैधूतता के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखो, आपेक्षिक परावैधूतता को विशिष्ट परावैधूतता भी कहते हैं। विशिष्ट परावैधूतता या फिर परावैधूतांक या फिर परावैधूत नियतांक भी कहा जाता है। बच्चे लोग गौर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है आपेक्षिक परावैधूतता को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो आपेक्षिक परावैधूतता को ही विशिष्ट परावैधूतता भी कहते हैं, परावैधूतांक भी कहते हैं और परावैधूत नियतांक भी कहा जाता है। बात समझ गए? दूसरा बात, आपेक्षिक परावैधूतता जो है, कुछ कुछ माध्यमों के आपेक्षिक परावैधूतता को आप याद रख लीजिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ निर्वात का यहाँ पर आपेक्षिक परावैधूतता, ये जो लिस्ट दिया गया है याद रखना, इधर माध्यम है और इधर आपेक्षिक परावैधूतता है। बच्चे लोग, आपेक्षिक परावैधूतता है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर कोई माध्यम की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्या है? कोई माध्यम है। तो देखिए, अगर निर्वात माध्यम रहा तो इसका आपेक्षिक परावैधूतता 1 लेना है, अगर हवा रहता है तो इसका आपेक्षिक परावैधूतता 1.0054 लेना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हवा या निर्वात का जो आपेक्षिक परावैधूतता होता है वो निर्वात के परावैधूतता के लगभग बराबर होता है, इसलिए हवा और निर्वात के परावैधूतता को लगभग सेम ही मान लिया जाता है और 1 मान लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जल का आपेक्षिक परावैधूतता कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। कितना होता है? 80 होता है। तो आप बोलिएगा कि सर 80 होता है, बच्चे लोग याद रखना ये 80 भी होता है,
कहीं 80.6 भी देता है, कहीं 81 भी देता है। तो याद रखिएगा ये जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ 20 मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का अपेक्षिक प्रवैधता 81 होता है। हाँ, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो अपेक्षिक प्रवैधता का मान भी बदल सकता है, मतलब टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि धातुओं के लिए अपेक्षिक प्रवैधता का मान जो होता है इनफाइनाइट होता है। ये 4 बातें आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये जो है जल का 80 होता है या 81 होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 81 होता है, 80 और 81 कुछ भी। तो ये बात बहुत बार पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। और हवा का अपेक्षिक प्रवैधता एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, ये भी जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसको आप नोट कर लें जल्दी से वीडियो को पॉज करके। हो गया? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युत पदार्थ क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैद्युत पदार्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर आज कौन सा हो जाएगा? ये चलिए जो भी है 8 नंबर शायद। तो परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ क्या है? ठीक है, परावैद्युत पदार्थ क्या है? तो देख लीजिए, सिंपल सा एकदम डिफिनेशन बता रहे बच्चा लोग आप लोग को परावैद्युत पदार्थ का। क्या होता है परावैद्युत पदार्थ? तो लिखिएगा, परावैद्युत पदार्थ वैसे, देखिए वैसे कुचालक पदार्थ, वैसे कुचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहे जाते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहे जाते हैं। वैसे कुचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहे जाते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र को उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में विद्युतीय प्रभाव, विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देख लीजिए बाबू, परावैद्युत पदार्थ क्या है? आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आप लिख देना कागज हो गया, ठीक है, मोम लिख सकते हैं, लकड़ी लिख दीजिएगा, ठीक है, आप क्या लिख दो, प्लास्टिक लिख दो, अभ्रक लिख दीजिए, माइका, etc कर दीजिए। तो परावैद्युत पदार्थ अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जो हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। याद रखो, मैं एकदम बेसिक एकदम ट्रिकली बता रहा हूँ, एक लैंग्वेज एक वर्ड में आप याद रखो कि कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कैसे कुचालक पदार्थ को? तो वैसे कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहना है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में विद्युतीय प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। वैसे कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहना है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे कागज, मोम, लकड़ी, प्लास्टिक, अभ्रक इत्यादि। अब ये बोलेंगे कि सर ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करने का मतलब क्या होता है? जैसे देख लो, अगर मान लिया जाए कागज हो, लकड़ी हो, अगर इसको किसी भी प्रबल विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, और इस पे क्या है, प्लस आवेश फैला हुआ है, इस पे माइनस आवेश फैला हुआ है, और इसके बीच में अगर हम एक परावैद्युत पदार्थ को डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र की दिशा, देखिए प्लस से माइनस की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इस परावैद्युत पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाएंगे? प्लस के द्वारा जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अधिकांश इलेक्ट्रॉन इस तरफ आकर के जमा हो जाएंगे,
और इसलिए इधर क्या आ जाएगा, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, अब सारा देखो अधिकांश जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो एक तरफ माइनस आवेश आ गया और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये क्या कहलाता है, विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण। बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव इसमें पड़ा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है एक तरफ आ गए और ये जो धन आवेश है वो दूसरे तरफ चला गया। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है ये परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैद्युत ध्रुवण क्या है, या सिर्फ आपसे पूछेगा कि ध्रुवण क्या है। ठीक है, ध्रुवण क्या है, ध्रुवण परावैद्युत ध्रुवण पूछेगा या ध्रुवण क्या है। तो आपको लिखना है कि यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को, यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को, किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र के, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है, प्रभाव में रखा जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ तथा, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन बोलो मतलब ऋण आवेश बोलो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश एक तरफ तथा धन आवेश दूसरे तरफ चले जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है एक तरफ हो गया, ऋण आवेश एक तरफ, धन आवेश एक तरफ हो गया। ठीक है, तो धन आवेश दूसरे तरफ हो जाते हैं, दूसरे तरफ जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं यानी जमा होने लगते हैं, ऐसा करके लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक तरफ आने लगता है और जो धन आवेश है एक तरफ दूसरे तरफ जाने लगता है, ऋण आवेश एक तरफ, धन आवेश दूसरे तरफ। यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ विद्युत द्विध्रुव का, विद्युत द्विध्रुवों का निर्माण होने लगता है, निर्माण होने लगता है। अतः किसी परावैद्युत पदार्थ में, किसी परावैद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण विद्युत द्विध्रुवों के, विद्युत द्विध्रुवों के बनने की इस प्रक्रिया को, बनने की इस प्रक्रिया को परावैद्युत ध्रुवण या सिर्फ ध्रुवण कहते हैं, या ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो लैंग्वेज तो आप लोग समझ गए। अब इसको समझना है कि आखिर परावैद्युत ध्रुवण क्या है और इसमें हो क्या रहा है, इस घटना में क्या हो रहा है। तो आइए देखिए मैंने बताया कि जब कोई भी परावैद्युत पदार्थ को, जैसे देख लो मैंने यहाँ पर बताया था क्या, यहाँ पर कि ये एक परावैद्युत पदार्थ है और इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है। तो देखिए जैसे इस विद्युत क्षेत्र का प्रभाव इस पर पड़ेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे, वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण क्या हो जाएगा, इस तरफ जमा होने लगेगा, मतलब प्लस के तरफ जमा होने लगेगा। और अब इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ आने लगेंगे, इस तरफ जब जमा होने लगेंगे तो इस तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी और इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और इस वजह से यहाँ पर धन आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ के भीतर माइनस प्लस मतलब विद्युत द्विध्रुव बन रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता जा रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, विद्युत द्विध्रुवों का निर्माण होते जा रहा है और विद्युत द्विध्रुवों के निर्माण के इस प्रक्रिया को ही ध्रुवण बोला जाता है। ध्रुवण का मतलब क्या हुआ, ध्रुव बनना, ध्रुव बनना मतलब एक ऋण ध्रुव एक धन ध्रुव। तो किसी परावैद्युत पदार्थ में
फिर से डिफिनेशन पर गौर कीजिए। कोई भी परावैद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण विद्युत द्विध्रुवों के बनने की इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? परावैद्युत ध्रुवण बोला जाता है। फिर से, किसी परावैद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण विद्युत द्विध्रुवों के बनने की इस प्रक्रिया को परावैद्युत ध्रुवण कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, परावैद्युत भंजन क्या है? परावैद्युत भंजन क्या है? तो चलिए, परावैद्युत भंजन, ठीक है। अरे आप लोग बोलते होंगे ना, अलख निरंजन परावैद्युत भंजन, तुम लोग खूब कर रहे हो मनोरंजन। मनोरंजन मत करो, अभी पढ़ाई का टाइम है, इसलिए जल्दी से पढ़ो। तो देखिए क्वेश्चन है, परावैद्युत भंजन क्या है? परावैद्युत भंजन क्या है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परावैद्युत भंजन। तो मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, परावैद्युत भंजन किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है। तो आइए देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, प्रबल विद्युत क्षेत्र है, और इस प्रबल विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया था, एक परावैद्युत पदार्थ को रख दिया था। ये अच्छे से समझना है बच्चे लोग आप लोग को, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? प्लस से माइनस की ओर, और इसमें एक परावैद्युत पदार्थ को रखा गया। अब ये परावैद्युत पदार्थ में जो भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे, अब यहाँ पर सवाल आप पूछ सकते हैं, मन में आ रहा होगा आपके, कि सर परावैद्युत पदार्थ तो कुचालक पदार्थ होता है, तो इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहाँ से हुए? ये गलत बात है बच्चे लोग। आप याद रखो कि कुचालक पदार्थ में भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, ये बोलिए कि उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, इतनी कम होती है कि वे विद्युत का चालन नहीं कर सकते। लेकिन ये बोलना सरासर गलत है कि कुचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, नगण्य होते हैं, अत्यंत कम होते हैं, ये बोलना सही है। तो आइए देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है ये प्लस क्या कर लेगा, प्लस जो है इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ आकर्षित करता है। इधर क्या बन गया, माइनस आवेश आ गया, ऋण आवेश जमा हो गया। अब अधिकांश ऋण आवेश जब इधर जमा होने लगेगा तो इधर ऋण आवेशों की अधिकता हो गया, तो इधर कौन सा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश। ठीक है, अब चलिए क्या हुआ, एक तरफ जब देखिए इसमें जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो एक तरफ आ गए, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई और इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ही हो गई। तो जिधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है उधर ऋण आवेश, और जिधर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है उधर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक तो मामला ठीक था। अब आगे बात हो गया परावैद्युत भंजन क्या है। तो देखिए, अगर इस विद्युत क्षेत्र के पॉइंट यहाँ पर अच्छे से अभी ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, कि अगर ये जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के प्रबलता को, पावर को, शक्ति को अगर हम और बढ़ाते जाएं, विद्युत क्षेत्र और ज़्यादा मजबूत होता जाए, तब क्या होगा, इसमें बताइए, ये तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इधर आया ना, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इसमें थे, वो इस तरफ आ गए, तो यहाँ ऋण आवेश आया, इधर धन आवेश आया। लेकिन इसके ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन थे। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अणु परमाणुओं से बाहर रहते हैं, लेकिन इसके अणु अभी ढेर सारे हैं, इसके अंदर तो बहुत सारे अणु हैं, और उन अणुओं में, उन परमाणुओं में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या होते रहते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज़्यादा, गौर से आप समझिएगा यहाँ पे, अगर ये विद्युत क्षेत्र का मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ाइएगा, तो क्या होता है, उस विद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाते एक ऐसा सीमा आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित मान पर, मतलब विद्युत क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, तो उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण यहाँ जो परमाणुओं से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है।
मतलब जब विद्युत क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो परमाणुओं से बंधे हुए हैं, वो बद्ध इलेक्ट्रॉन भी, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, और ये सारे जो इलेक्ट्रॉन जो निकले परमाणुओं से, वो इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं से क्या करते हैं, गति कर करके स्पीड में टकराते हैं। तो इसलिए यहाँ से भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब जब इस परावैद्युत पदार्थ में इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यही परावैद्युत पदार्थ कुचालक होते हुए भी सुचालक जैसा व्यवहार करने लगेगा। बात समझ में आया? यहाँ पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नॉर्मल था तब तो कोई दिक्कत नहीं था, एक तरफ माइनस आवेश है, दूसरी तरफ प्लस आवेश है। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाइएगा और विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके प्रभाव के कारण जो इसमें परमाणु थे, अणु थे, उनमें जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणुओं में, वो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाता है, परमाणु को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर आते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन काफ़ी तेजी से इधर उधर गति करने लगते हैं, और गति करेंगे तो अन्य परमाणुओं से इनकी टक्कर होगी, और टक्कर होगी तो वे टक्कर के कारण और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से बाहर निकाल देंगे। तो फलतः इस परावैद्युत पदार्थ में ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। अब जब ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया तो ये कुचालक पदार्थ जैसा काम नहीं न करेगा, फिर ये सुचालक पदार्थ जैसा काम करेगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को परावैद्युत भंजन बोलते हैं। परावैद्युत भंजन मतलब, भंजन का मतलब होता है टूटना, भंजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेकडाउन हो जाना। तो यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो थे परमाणुओं से क्या थे, बंधे हुए थे, और ये क्या हुए, जब विद्युत क्षेत्र बढ़ा तो ये इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टूट के बाहर निकल गए, परमाणुओं से बाहर निकल गए, स्वतंत्र हो गए। तो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसी को बोल जा रहा है टूट गया। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला परमाणु से, मतलब वो क्या हुआ, बाहर निकला, स्वतंत्र निकला, टूट गया, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, भंजन बोल रहे हैं। तो परावैद्युत भंजन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूं कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ, जो आप समझे बिल्कुल वही लैंग्वेज आपको लिख देना है। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है तो क्या होता है, अभी सिर्फ बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा गया तो क्या होगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, यानी विद्युत द्विध्रुवों की उत्पत्ति होती है। तो विद्युत द्विध्रुवों की उत्पत्ति होती है, विद्युत द्विध्रुवों का निर्माण होता है। ऐसे कर दो, विद्युत द्विध्रुवों का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र का मान, लेकिन यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र काफी प्रबल हो जाए तो परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं से बद्ध इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही परावैद्युत भंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परावैद्युत भंजन कहा जाता है। बात समझ में आया?
तो चलिए क्लियर हो गया काफ़ी अच्छे से, और मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी ढंग से आप समझे होंगे। तो आपको लैंग्वेज पूछा जाए तो बस यही आपको लिखना है, बाकी मैं ये कंसेप्ट को पूरी तरीके से आपके दिमाग में डायरेक्टली जो है सेव कर दिया हूँ। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है परावैद्युत से वो है परावैद्युत सामर्थ्य और परावैद्युत भंजन। तो मैंने अब बताया था परावैद्युत पदार्थ के बारे में। क्यों बताया? क्योंकि परावैद्युत सामर्थ्य और परावैद्युत भंजन को आपको पढ़ने के लिए जरूरी था कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है ये समझना। ठीक है, तो इसलिए परावैद्युत सामर्थ्य और परावैद्युत भंजन ही यही क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। परावैद्युत पदार्थ क्या है वो आप नहीं भी याद कर सकते हो, बट ये याद रखना। ठीक है, तो चलो परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। परावैद्युत सामर्थ्य, चलिए आ जाइए। तो देख लो बच्चों, प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है, क्या हो जाएगा? तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। आपको लिखना है कि किसी परावैद्युत पदार्थ का, क्या आंसर मैं यहां से लिखता हूं, किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य, किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य बाह्य विद्युत क्षेत्र का, बाह्य विद्युत क्षेत्र का वह उच्चतम मान है। उच्चतम मतलब अधिकतम मान, महत्तम मान। वह उच्चतम मान होता है जिसे वह परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सकता है, सहन कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, शुष्क वायु के लिए, शुष्क वायु के लिए सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। बच्चे लोग ये जरा समझिए, बहुत मजा आएगा इसको समझने में, और काफ़ी अच्छे से आप पहले समझ भी रहे हैं। परावैद्युत सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? क्षमता होता है। सामर्थ्य मतलब क्षमता होता है। तो यहाँ पे आप सोच लो परावैद्युत सामर्थ्य कहते किसको। तो देख लो, जैसे मैंने क्या बताया कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत पदार्थ को रखिएगा तो एक तरफ माइनस आवेश आएगा, एक तरफ प्लस आवेश आएगा, और विद्युत क्षेत्र के मान को जैसे 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 बढ़ाया जाए तो बढ़ाते 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 विद्युत क्षेत्र का मान जब एक निश्चित सीमा से क्रॉस करता है तब क्या होता है? परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो बंधे हुए होते हैं, वो भी बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो सुन लीजिए, परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू करता है तो कुछ निश्चित मान होता होगा विद्युत क्षेत्र का। मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रबलता के एक निश्चित मान को ये पदार्थ सहता है, और एक निश्चित मान के बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकलते हैं। समझ में आ रहा बात? जैसे इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के मान को हम बढ़ाते गए तो क्या होता है? एक निश्चित मान के बाद ही परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने के जस्ट पहले जितना विद्युत क्षेत्र के मान को सह सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रबलता को हम बढ़ा रहे हैं, तो प्रबलता बढ़ाते 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 एक निश्चित सीमा होता है जहां तक ये इलेक्ट्रॉन जो है, बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को, उसके बल को क्या करता है? सहन कर पाता है। और एक निश्चित सीमा के बाद क्या होता है? वो सहन नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाता है।
तो वही बोला जाता है कि किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र का वह महत्तम मान होता है जिसे वह पदार्थ बिना भंजन किए सहन कर सकता है। अगर देखिए, अगर बोला गया है कि हवा के लिए, शुष्क वायु के लिए, यहाँ पर क्या रखा जाए, शुष्क वायु रखा जाए, और शुष्क वायु के लिए अगर 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर का अगर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है तब तक नहीं निकलेगा, तब तक बर्दाश्त करता है। लेकिन जैसे ही 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट के पर मीटर से विद्युत क्षेत्र के मान को अगर बढ़ाइएगा तो शुष्क वायु में के परमाणु, शुष्क वायु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। समझ रहे हैं? तो यही क्या कहलाता है कि जहां तक विद्युत क्षेत्र के जितने मान तक, जिस अधिकतम मान को कोई भी परावैद्युत पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु से निकलने से बचते हैं, मतलब सहन कर पाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे लोग।